नमस्कार बच्चों। तो कल हमने कार्बन डेटिंग यानी कार्बन आयु निर्धारण तक किया था। तो उसके बाद आज हम इसमें आपको दिया गया है कार्बन आयु निर्धारण की परिभाषा क्या है वो, और प्लस उसका यूज़ कहाँ होता है वो सब इसमें दिया गया है। ये हमने कल किया था। अब आगे देखो, कुछ विशिष्ट प्रकार के प्राणी डकबिल, पैलिपिटस, लंगफिश एंड पैरिपिटस। तो ये चीज़ें आप देख के रखो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ वनस्पति और प्राणी में कुछ शारीरिक लक्षण इस प्रकार होते हैं कि उनकी सहायता से उन दोनों में भिन्न समूहों में होने के बाद भी उन दोनों में कुछ समानता दिखाई देती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजक कड़ी। जैसे हमारे और बंदरों में समानता दिखाई देती है, तो ऐसे जो तथ्य होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजक कड़ी। तो यहाँ पे वो दिया है। अब इसमें से 2-3 उदाहरण दिए गए हैं। 2-3 में से कोई भी एक आप अच्छे से अपने मन में याद करके रखिए। जैसे उदाहरण, पैरापिटस इस प्राणी में सखंड कृमि प्राणी जैसे खंडभूत अंग, पतले उपचर्म और पार्श्वदव्य दिखाई देते हैं, पार्श्वपादव्य। उसी प्रकार प्राणियों में संधिपात प्राणियों की तरह श्वसन नलिका और खुला रक्त परिसंचरण संस्थान पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पैरापिटस और अनिलिडा संधिपात प्राणी इन दोनों प्राणियों को जोड़ने वाली संयोजक कड़ी है, क्योंकि इसमें उसके घटक भी उस संघ के गुणधर्म भी पाए जाते हैं और इस संघ के गुणधर्म पाए जाते हैं, इसलिए वो क्या है, संयोजक कड़ी। उसी प्रकार डकबिल पैलिपिटस यह प्राणी सरीसृपी प्राणियों की तरह अंडे देता है, परंतु दूध ग्रंथि और शरीर पर बाल के कारण स्तनधारी प्राणियों से संबंध दर्शाता है। तो ये भी दो समूहों में संबंध दर्शा रहा है। पहला स्तनधारी और दूसरा सरीसृपी। कौन? डकबिल पैलिपिटस। फिर लंगफिश, यह मछली होने पर भी फेफड़े द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। तो इस उदाहरण से स्तनधारी प्राणी और सरीसृप प्राणियों से उभयचर प्राणी से ये मत्स्य वर्ग प्राणियों से उत्क्रांति हुए होंगे, ऐसा निर्देश बताया गया है। तो ये चीज़ है। आगे लास्ट है भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। भ्रूण मतलब जब विविध अवस्थाओं में भ्रूण दिया। देखो, ये प्रारंभिक अवस्था है, फिर उसके बाद ये दूसरी फेज़ है, ये तीसरी फेज़ है। तो प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक सजीव के जो भ्रूण होते हैं वह सेम होते हैं। तो फिर जैसे जैसे कालांतर में आगे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके आकार में इस सब में वृद्धि होते हुए विभिन्नता दिखाई देती है। भ्रूण विज्ञान किसे कहते हैं? वह विज्ञान जिसमें भ्रूण के डेवलपमेंट, भ्रूण के विकास के बारे में पढ़ाई की जाती है या बताया जाता है, उसे हम लोग भ्रूण विज्ञान कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। साथ की आकृति में विविध संपृष्ठ रज्जु प्राणियों के भ्रूण की वृद्धि विविध स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन करने पर ऐसा दिखाई देता है कि प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूण में काफ़ी समानता होती है, परंतु जैसे जैसे उनका विकास अगले चरण में पहुंचता है वैसे वैसे उनमें भिन्नता दिखाई देती है। नेक्स्ट आते हैं डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है उसको देखेंगे कि जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। यह डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। जो पर्यावरण के साथ संबंध बराबर स्थापित कर सकता है, जो बैलेंस कर सकता है, वही पर्यावरण के साथ जी सकता है। और यह उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक बुक में लिखी। अब सजीव स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं। यह सभी सजीव एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, जो एक प्रकार से जानलेवा होती है। इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए जो सजीव आवश्यक गुणधर्म दर्शाता है वही जीवित रहता है। और प्राकृतिक चयन में भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रकृति में केवल अनुकूल सजीव ही जीवित रहते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा डायनासोर पहले थे लेकिन वो नष्ट हो गए, तो वह प्राकृतिक वातावरण के साथ फिर से संबंध स्थापित नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका विनाश हो गया। फिर आगे उनको ये सब चीज़ें जो दी वो ध्यान में रखेंगे। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यह बहुत दिनों तक सर्वसामान्य रहा, परंतु बाद में उसमें कुछ विषयों के संबंध में विरोध किया गया। फिर भी प्राकृतिक चयन यह एकमात्र मुद्दा उत्क्रांति का आधारभूत अंग नहीं है। दूसरा, उपयोगी तथा निरुपयोगी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण डार्विन द्वारा नहीं दिया गया है। धीमी गति से क्रमिक होने वाले परिवर्तन तथा तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन, इनका उल्लेख नहीं किया गया। फिर भी डार्विन ने जो शोध किया वह उत्क्रांति के सिद्धांत का मील का पत्थर साबित हुआ।
फिर आगे लैमार्कवाद। लैमार्कवाद ने क्या बोला है कि जैसे आपने देखा होगा, इंद्रियों का उपयोग अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वह, कोई भी इंद्रिय हो हमारे शरीर में, अगर उसका हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वह क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो हमने देखा है कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है। क्यों? कालांतर में उसे पेड़ों पे पत्तियां खाने की आदत थी, जिसके कारण वो अपने गर्दन को और से बढ़ाता गया, खींचता गया, और जिसके कारण जिराफ की गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। तो ये बताया है इसमें। तो वही यहाँ पे देखो, ये पैराग्राफ में वही लिखा है। तो ये अब इसके बाद ये देख के आप लोग फिर आगे, इसमें और कुछ है नहीं, इसमें खाली इतना ही दिया गया है, तो इसे पढ़ लीजिए आगे। जाति उद्भव। जाति उद्भव मतलब कि मानव का विकास कैसे हुआ। प्राणियों और वनस्पतियों की विभिन्न जातियों का निर्माण या उत्क्रांति का परिणाम है। प्राकृतिक निषेचन द्वारा फलन एवं संतान निर्माण कर सकने वाले सजीवों के समूह को जाति कहते हैं, जाति कहते हैं। और प्रत्येक जाति विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में बढ़ती है। उनका आहार विहार, फलन क्षमता, समागम काल आदि भिन्न होता है। इसी कारण जाति विशेषताएं स्थायी बनी रहती हैं। और परंतु एक जाति से दूसरी नई जाति का निर्माण होने के लिए जनुकीय बदलाव जिम्मेदार होता है। उसी प्रकार से भौगोलिक तथा पुनरुत्पादित बदलाव भी जिम्मेदार है। और उसी प्रकार सजीवों में भौगोलिक अथवा पुनरुत्पादनीय विभाजन होने पर भी कालांतर में जाति परिवर्तन या जाति उद्भवन होता है। अब क्या दिया गया है, मानवीय उत्क्रांति। देखो, मानव का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें आप देख रहे हो, पढ़ा रहेगा आपने इतिहास में पिछली कक्षाओं में। तो उत्क्रांति के कारण अत्यंत सरल एक कोश की सजीवों से लेकर महाकाय मछली या बहुत बड़े प्राणी जैसे जैव विविधताओं का सृजन हुआ दिखाई दिया है। इनमें मानव वंश की शुरुआत संक्षिप्त रूप में आकृति की तरह बताई गई। पहले बंदर, फिर लेमूर, फिर ऐसे बहुत सारे ड्रामापिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, फिर ऐसे जाके तब क्रोमैग्नॉन मानव बना। 4 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के इस बंदर जैसे प्राणी की पूंछें नष्ट हुई। उनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होकर उनका विकास हुआ। हाथों के पंजों में सुधार हुआ तथा वे ऐप जैसे प्राणी बने। कालांतर में ये शुरुआत के ऐप जैसे प्राणी दक्षिण तथा आग्नेय एशिया में पहुँचे। कालांतर में ये शुरुआत ऐप जैसे प्राणी, फिर उसके बाद में शेष ऐप जैसे प्राणी अफ्रीका में ही स्थायी हुए तथा लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व उन्हें चिंपैंजी तथा गोरिल्ला का उदय हुआ। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व ऐप की कुछ प्रजातियों का विकास हुआ और अन्न ग्रहण करने के लिए, अन्य कार्यों के लिए उनके हाथ का अधिक उपयोग होने लगा। जब वो सीधे तनकर चलने लगे तो उनके हाथ फ्री हो गए और हाथ फ्री होने के कारण उनका विकास अच्छे से हो गया। तो ये आप पढ़ लीजिए। फिर इसके आगे हम देख रहे हैं कि मानव सदृश प्राणी की रचना। मानव प्रजाति के सदस्य जैसे अपने करीबी जैसे दिखाई देने वाले इस तरह के कुशल मानव तैयार हुए। करीब 15 लाख वर्ष पूर्व सीधे चलने वाले मानव का विकास हुआ। फिर उसके बाद में करीब 1 लाख वर्ष तक सीधे चलने वाले मानव का मस्तिष्क बड़ा होने की दिशा में उनका विकास होते रहा और उसने अग्नि के उपयोग की खोज की। और करीब 50,000 वर्ष पूर्व मानव का मस्तिष्क लगभग पूर्णतः विकसित हो चुका था और बुद्धिमान मानव इस वर्ग का सदस्य मानने योग्य हो चुका था। कौन? होमो सैपियन। फिर निएंडरथल मानव या बुद्धिमान मानव का वर्ग का पहला उदाहरण माना गया। करीब 50,000 वर्ष पूर्व क्रोमैग्नॉन मानव अस्तित्व में आया और उसके बाद यह विकास पहले की अपेक्षा तीव्र गति से होने लगा। तो ये दोनों चीज़ें आप याद करके रखिए। करीब 10,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान मानव खेती करने लगा, जानवरों के झुंड पाने लगा, उन्होंने बस्तियों का निर्माण किया, फिर संस्कृति का विकास हुआ और ऐसे फिर क्या हुआ, शहर बसे, समाज बसे। आज हम इस तरह पे अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए तत्पर हैं। तो ये ऐसे मानव का विकास हुआ है। तो ये पाठ आप यहीं ख़त्म होता है। इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है आप लिख डालिए नोटबुक में और जितना भी चीज़ें अंडरलाइन कराई जा रही है उसको आप याद करते जाइए, सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, धन्यवाद।